नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे यदि आपने लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। ये 2025 में ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास फोन आता है तो उनका फोन आता है तो सर यही जवाब होता है, सर लोन नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा। तो आप अगर हमारे पुराने क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके हमारी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर का 80% तो डर समाप्त हो जाना चाहिए, हो चुका होगा। और विश्वास करते हैं अगर 20% डर अगर आपके मन में बचा भी है, 20% डर बचा भी है, तो उसको भी आज की पूरी वीडियो देख लीजिए। आपके अंदर का डर को पूरी तरह से 100% समाप्त कर देंगे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग नए हैं पहली बार देखेंगे तो 50% तो उनका डर खत्म। 2-3 वीडियो रिपीट करके 2-4 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% आपका डर को समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका राइट्स क्या है, आपका अधिकार क्या है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, कंपनियां किस हद तक जाती हैं गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। आज उसका पूरा तरह से वीडियो बना दे रहे हैं ताकि उनको आपको भी पता हो जाए कंपनियां किस हद तक जाती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। यदि आपने लोन लिया है और डिफॉल्ट कर गए तो कंपनियां अलग अलग तरीका आपको डराने का, आपको हरास करने का, आपको परेशान करने का अपनाती हैं। उसमें सबसे पहला तरीका, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे, पहला तो कॉल आनी शुरू हो जाएगी। एक कॉल, दो कॉल नहीं, मल्टीपल 10, 20, 25, 50 पर मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट है, 50-50 कॉल आती हैं। तो क्या संभव है कि आप एक दिन में 50 कॉल उठाएं? उठाना चाहिए कि नहीं, आज इसके बारे में बताएंगे। उठाना चाहिए कि नहीं, तो ये बताइए। आपने एक लोन लिया, आपने उनको बता दिया मेरी ये परिस्थिति है, नहीं दे पाएंगे, डिफॉल्ट कर गए, हमें समय चाहिए, एक बार बोल दिया, तो क्या वही चीज फिर अगले 10 मिनट बाद फिर उनको बताएं, फिर बताएं? वो तो ऑटो जनरेटेड कॉल होती, बस कॉल पे कॉल आती रहेंगी। नहीं तो 1 घंटे पे आई, फिर दूसरे घंटे पे दूसरे कस्टमर केयर पास दूसरा कोई फोन करेगा, तीसरा कोई, आप कितने लोग को जवाब देते रहेंगे। ये कंपनी वाले फोन करने का मतलब होता है आपको मेंटली हरासमेंट करते हैं। इनका काम क्या है, ये तो सुबह सुबह आ गए टाइम पे ड्यूटी पे, मिल गया टारगेट कि आज इतने लोगों को आपको फोन करना है, तो कॉल पे कॉल बदलते रहेंगे, नाम बदल करके वो बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मल्टीपल लोन में लिए हैं तो एक दिन में इतने कॉल आते हैं, एक कॉल पे आप बात करते हैं, दूसरी कॉल वेटिंग में जाती रहती है। ऐसी स्थितियां होती हैं। आप नहीं विश्वास, आप कमेंट्स में देख लीजिए, आप कमेंट करिए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, एक कॉल फोन पे बात हो रही है, दूसरा कॉल वेटिंग में जा रही है। यदि हो रहा है हाँ लिखिए, हाँ इतने कॉल आते हैं। कम से कम सबको पता चलना चाहिए ना कि हाँ कमेंट्स में कि हाँ इतने कॉल आती है, ये बात सही है। तो पहला कॉल बहुत ज्यादा आ रही है, आपको डरना नहीं है। मोबाइल आपका है, फोन आपका है, मर्जी आपकी है। आप फोन उठाएं चाहे ना उठाएं, आपकी मर्जी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बैंक का एनबीएफसी का लोन न उठाएंगे तो आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा। फोन न उठाने पे एफआईआर नहीं हो सकता। मेरी मर्जी, मेरा फोन, मैं चाहूं नंबर बदल दूं, मैं चाहूं दूसरा नंबर चेंज कर लूं, मैं चाहूं दूसरे सर्वर में चले जाऊं, आज वोडाफोन यूज कर रहा हूं, जियो यूज करूं, जो भी करना है वो कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। नंबर बदल सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है कि आपने फोन नहीं उठाया इसलिए आपके नाम पे एफआईआर होगी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। फोन न उठाना कोई कानूनी अपराध नहीं है, यह अपराध में भी नहीं है। तो ये चीज हो गया। अब बहुत ज्यादा फोन आ रही है, मल्टीपल फोन आ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। एक ऑप्शन होता है नंबर नॉट इन फोन बुक, उसको ऑन कर लीजिए। आपके पास वही नंबर से कॉल आएगी जो नंबर आपके मोबाइल में सेव है, नहीं तो नहीं आएगी। और आप अपना काम करिए, पैसे बचाइए, सेटलमेंट का ऑफर मिलता है तो सेटलमेंट करिए, नहीं तो ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। और ये इनका फोन उठाने का मतलब ही होता है मेंटली डिस्टर्ब करना। तो पहली समस्या आपका समाधान हो गया। फोन न उठाना कोई क्राइम नहीं है, न उठाए चाहे न उठाए आपकी मर्जी। बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं तो नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए। ये आपकी एक समस्या का समाधान हो गया, कॉल वाली। उसके बाद नोटिस आने चालू होंगे, और ये नोटिस आते हैं कहां से आते हैं पता है? कोर्ट का नोटिस नहीं होता है। ये नोटिस जो भेजते हैं बैंक के पैनल के एडवोकेट का नोटिस होता है। एडवोकेट का नोटिस अलग होता है, कोर्ट का अलग होता है। तो पैनल के एडवोकेट के माध्यम से नोटिस आता है।
रिकॉल नोटिस कि अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, 7 दिन में मुझे पूरे पैसे हमारे वापस कर दो, रिकॉल नोटिस। डिमांड की नोटिस आएगी कि हमें अब इतने पैसे आपके डिमांड कर रहे हैं, उसकी नोटिस आएगी। आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी तो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आपको देना जरूरी है किसी एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप हमारे माध्यम से आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अटैच करके आप इनको दे सकते हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, तीनों नोटिस आती है। तीनों नोटिस का आपको रिप्लाई कर देना है और आपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस समय अब मेरी स्थिति ठीक नहीं, आगे की ईएमआई नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। आप कंपनी को इन्फॉर्म करिए, आरबीआई की गाइडलाइन है, आप कंपनी को इन्फॉर्म करिए। कंपनी को क्या मालूम कि आपके ऊपर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, कंपनी को नहीं मालूम, तो आपको अवगत कराना पड़ेगा। इसलिए लीगल प्रायर नोटिस, आप नोटिस का आप जवाब समझिए। कॉल आनी, कॉल का समाधान हो गया। नोटिस आती है तो हर जो नोटिस आती है आपको उसका रिप्लाई करना है। उसके पहले आपको लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को इन्फॉर्म करना है स्पीड पोस्ट के जरिए, किसी एडवोकेट के माध्यम से। इस पे एडवोकेट का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टैंप लगा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ताकि उनको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी हो। आप उसको बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा तो उसकी ट्रैकिंग आईडी आपके पास होगी। तो ये हो गया लीगल नोटिस का। उसके बाद अब तो कई क्लाइंट का हमारे पास फ़ोन आता है, सर पुलिस का फ़ोन आया था और मेरे नाम पे एफआईआर करने वाले हैं। तो कुछ लोग होते हैं फर्जी रिकवरी एजेंट होते हैं, एक ही टेबल पे बैठे होते हैं, एक ही टेबल पे बैठे होते हैं। एक रिकवरी एजेंट रहेगा, वो फ़ोन करेगा कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, यशो बोल रहा हूँ, यशाई बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपके नाम पे एफआईआर होने वाली है, ये एडवोकेट साहब ने, ये हैं एडवोकेट साहब और ये आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कराने हैं। और धाराएं बताएं क्या खोलते हैं, 420, 406, जो कि अब आईपीसी की धारा 420, 406 समाप्त हो चुकी है। अब तो बीएनएस चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता में आपको 318, 316 की धारा चल रही है, लेकिन ये अभी भी अपडेट तो है नहीं, जानकारी तो होती नहीं है। तो रिकवरी एजेंट हाई स्कूल फेल होते हैं, इनके पास कोई सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं होता है। अनपढ़ गंवार जो होते हैं, अब क्या बताएं, फर्जी वालों की बात कर रहे हैं, जिनके पास ना डीआरए होता है, ना आईडी कार्ड होता है, कुछ नहीं होता है, फर्जी, टोटल फर्जी। तो बन जाएंगे, पुलिस बन जाते हैं, फ़ोन करेंगे कि इस थाने से बोल रहे हैं, आपके नाम पे एफआईआर हो रही है, ये एडवोकेट साहब है, इनका नंबर है, ये फाइल नंबर भी बताते हैं, ये फाइल नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिए और आधे घंटे 2 घंटे में हमें पूरा सूचित करिए, नहीं तो आपके नाम पे एफआईआर होगी। और उसके साथ साथ हूटर भी बजा देते हैं, सायरन भी बजाते हैं पुलिस का, ताकि आपको लगे, फील, माहौल बनाते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा है। तो उस कंडीशन में करना क्या है, उसके बाद आपको नंबर देंगे उस फर्जी एडवोकेट का नंबर देंगे। तो एडवोकेट जो रहेगा वो फ़ोन, उसको आप फ़ोन लगाएंगे तो आपको धमकाएगा, आपने इस कंपनी से लोन लिया था, इतना अमाउंट दिया था, आप नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर 420, 406 ये होगा, वो होगा, एफआईआर होगा। यहाँ तक उनका बस चले तो कहते फांसी भी होगी, उनका बस नहीं चलता क्योंकि फांसी नहीं होती। तो ऐसे ऐसे डराते हैं। तो एक ही टेबल पे बैठे हुए फर्जी रिकवरी एजेंट ही फर्जी पुलिस बनते हैं और फर्जी एडवोकेट बनते हैं। कभी भी ये बात जान लीजिए, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना अपराध श्रेणी में नहीं है। जब अपराध नहीं है तो पुलिस का कोई रोल है ही नहीं। लोन की अगर आपने ईएमआई नहीं दे पाया तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती, पुलिस का फोन भी नहीं आ सकता। एडवोकेट का काम है आपको नोटिस भेजना, ना कि आपको फोन करना। कोई तहसील स्तर का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, चाहे तहसील स्तर का एडवोकेट हो, कोई भी एडवोकेट आपको फोन करके आपको धमकी नहीं दे सकता कि आपके नाम पे एफआईआर करने जा रहे हैं। नहीं बोल सकता, राइट्स नहीं है। उनको बोलना है एडवोकेट को नोटिस भेजे, नोटिस भेजेंगे तो नोटिस का जवाब दिया जाता है, लेकिन एडवोकेट कभी आपको फ़ोन नहीं करेगा। तो एक बात जान लीजिए, कोई राइट्स नहीं होता। पुलिस कभी आपको फ़ोन नहीं करती लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे, और न कभी पुलिस न कोई एडवोकेट आपको फ़ोन करेगा कि आपके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। ये फर्जी पुलिस होते हैं, फर्जी एडवोकेट होते हैं। और ये पता है ये कंपनी वाले कब तक डराते हैं? जब तक आपको डर लगता है तब तक डराते हैं। इनको मालूम है कौन डरेगा कौन नहीं डरेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी हमारे क्लाइंट हैं जिनके घर पे रिकवरी एजेंट आने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको मालूम है हम तो फर्जी ही हैं। रिकवरी एजेंट का मतलब होता है अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके पास आई कार्ड होगा, आपके पास घर पे विजिट करने आ रहे हो तो होम विजिट लेटर होगा। आप अगर बैंक से आ रहे हो
और बैंक अगर आप थर्ड पार्टी से आ रहे हो तो आपको हमारे बैंक ने आपको ऑथराइज किया है, तो आपकी एजेंसी को लिए ऑथराइजेशन लेटर होगा। और आपको अगर आपने डीआरए किया है, अपने लाइसेंस लिया है, तो डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होता है। इतने डॉक्यूमेंट्स होंगे तब तो आप रिकवरी कर सकते हो, तब तो आप जेन्युइन हो, नहीं तो फर्जी है। तो कभी भी, जब मैं बार बार आपको बता देता, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो। अब जब हैं ही नहीं दे सकते, किसी भी कारण और कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुर्घटना हो गई हो, घाटा हो गया हो, व्यापार में कोई नुकसान आ जा रहा है, या फिर पारिवारिक समस्या है, किसी भी कारणवश कुछ भी होता है, आप लोन की EMI नहीं दे पा रहे हो, अनसिक्योर्ड लोन है, तो अनसिक्योर्ड लोन आपको मिला किस लिए था? आपका सिविल देख करके, पैन कार्ड देख के, आधार कार्ड के। तो आपका सिविल ही तो खराब करेंगे। फाइनेंशियली डेथ होगी आपकी, फिजिकल डेथ नहीं होगी, आप नहीं समाप्त होगे, फाइनेंशियल डेथ होगी, हो जाने दो। लोन लिए हो, आप परिस्थिति नहीं ठीक है, सिविल खराब है, हो जाने दो। सिविल के पीछे क्यों पड़े हो? आप तो बचे हो, आप तो सेफ हो, आपकी तो डेथ नहीं हो रही है, फाइनेंशियल डेथ हो जा रही है, हो जाने दो। और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-10, 20-20, 25-25 लोन लेके बैठे हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा, ऐसे करते करते कि लोन के जाल में फंस गए। तो फंस गए हैं तो उससे निकलना भी आपका ही कर्तव्य है। और कैसे निकल पाएंगे? लोन में है, लिए हैं, इतना ज़्यादा परेशान है, नहीं दे पा रहा है, तो उसका जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कंपनियां क्या कर सकती है? अधिकतम रिकॉल डिमांड आर्बिट्रेशन नोटिस हो गई, उसका आपने जवाब दे दिया। उसके बाद यदि आप ECS ऑटो डेबिट लगाए हैं तो आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट, इस एक्ट का नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25। सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। और ये केस जो होता है एक EMI का केस होता है, ध्यान से सुनिए, एक EMI का एक केस होता है। यदि आपने चेक दिया है तो चेक में भी NI एक्ट का केस होता है, तो ये भी सेम डे बेल हो जाती है। तो मैक्सिमम आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 या NI एक्ट चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस होता है। और इसको भी कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट। होगा तो सेटलमेंट ही होगा। लोक अदालत लगेगी, लोक अदालत में दोनों पार्टी बुला के आपस में समझौता करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और आपने लोन लिए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, आपका किसी थाने में, किसी चौकी में FIR दर्ज नहीं हो सकती। FIR दर्ज हो ही नहीं सकती। आपको कोई गुमराह करे, आपको डराए, रिकवरी एजेंट फोन करे, आपके नाम पे FIR हो जाएगी, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, आपको पुलिस आपके घर से उठा ले जाएगी, आपका मान सम्मान खरा करेगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा राइट्स ही नहीं है, पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं, पुलिस का कोई रोल नहीं है कि आपके घर पे आए, आपके नाम पे FIR दर्ज कराए, आपसे ऋण की वसूली करे, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो डरिए नहीं। आपका कभी भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो मेरा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, ये समस्या है, परेशानी है। तो फोन आता है, पहली बात तो आपका आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। अगर आपको अब मैं बता दूं, शॉर्टकट में बताते जा रहा हूं, फोन आ रहा है, 25-25 कॉल आ रही है, नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने की, ठीक, आपकी समस्याओं का समाधान। और फोन ना उठाने पे आपके नाम पे FIR नहीं हो। आप लोग नोट करते जाइए, बहुत टॉपिक की बातें हैं, हर वीडियो में इतने आसान शब्दों में आपको मैं नहीं बताता, इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो आप पूरी देख लीजिए, आपके मन के अंदर का डर को 100% समाप्त कर देंगे, 100% समाप्त कर देंगे। और उसके बाद कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस, मैं बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको अपनी समस्याओं से कंपनी को अवगत कराना जरूरी है। आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए अपने एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से, ताकि आपके आगे की आने वाली समस्याओं के लिए आपका एक ब्रह्मास्त्र आपके साथ हो कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है। और उसके बाद फोन ना उठाना, FIR की स्टडी में नहीं आता है। उसके बाद रिकवरी एजेंट अगर आ जाते हैं घर पे, उनसे आप फेंको ID कार्ड, विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस, 3 पेपर है तो बात करिए, नहीं तो निकालिए बाहर, धक्के मार के बाहर निकालिए। ऐसे कैसी हिम्मत कैसे हो गई आते हैं? जब आप अथॉरिटी नहीं हो, फर्जी हो, गलत तरीके से आ रहे हो, मान सम्मान खराब कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है? अधिकार नहीं है, फर्जी है,
गलत तरीके से आ रहा है तो इनको इनकी भाषा में जवाब दीजिए, और ज़्यादा दिक्कत हो तो 100 नंबर 112 पे फ़ोन करिए, पुलिस को बुलाइए और इनको जहाँ पे इनकी जगह है वहाँ पहुँचा दीजिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी इतना दिन से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको तो अपने समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार पता हो जाने चाहिए। राइट्स, अधिकार पता हो जाने के साथ साथ आपको अपने पेपर वर्क मजबूत रखने हैं। कंपनी नोटिस दे रही है, उसका जवाब देना है। रिकॉल नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन नोटिस आ रहा है, कंपनी अपनी फाइल को मेंटेन कर रही है, फाइल को मोटी कर रही है। आप भी एक फाइल बना लीजिए, जो नोटिस आते जाए उसका एक नोटिस का जवाब दे दीजिए और एक प्रायर नोटिस एडवांस में दे दीजिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से। उसके बाद चलने दीजिए, जो होगा प्रोसेस, ड्यू टू प्रोसेस, जो नियम है वही तो होगा। उसके बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, 13(2) का नोटिस आता है, 13(4) का नोटिस आता है, सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, डीएम साहब का आदेश का नोटिस आता है, या फिर आपको एनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस आता है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आता है, सेम डे बिल हो जाएगी। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। और मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।